हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं त्रिभुवन सिन्हा। तो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के साइंस के चैप्टर्स पर मैं ऑर्डरली वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक नोटबुक लेकर के बैठा करें और जो चीज़ें मैं बोलता हूँ या जो चीज़ें मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ उसको आप अपने नोट्स पर, नोटबुक पर नोट करने की कोशिश करेंगे। और ध्यान रखिएगा, ये कोई यूट्यूब चैनल के वे में नहीं बनाया हूँ मैंने, ये आप एक तरह से क्लासरूम के वे में ही लीजिए और जितना मटेरियल मैं समझाने की कोशिश करूँ सबको जितना पॉसिबल हो सके अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो मैं आज के क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी। चलिए, इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th के साइंस का फिजिक्स का चैप्टर है। इस पर बात करें तो इसमें जाने के पहले सबसे पहले मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज पर। ध्यान से समझते जाएंगे सब। क्लास 9th में आप पढ़े हो ग्रेविटेशन। थोड़ा सा सोच के देखिए, ग्रेविटी और ग्रेविटेशन किसके कारण से था? मास के कारण। तो अगर मैं आपको बोलूं कि यार मास को डिफाइन करो, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? मास का डेफिनेशन कैसे होगा? द फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूसेस ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड इट इज कॉल्ड मास। मास अपने चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड लगाता है। अरे भैया, अर्थ का भी ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो बिकॉज ऑफ मास ऑफ अर्थ ही है ना। तो ध्यान रखिएगा, ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स किस चीज के कारण से होता है? मास के कारण। तो मास का डेफिनेशन क्या होगा? द फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूसेस ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड इट। सेम मैनर में इलेक्ट्रिक चार्ज। कोई पूछे इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन, तो एक्चुअल में बोलूं तो इसको समझाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस तरह से समझा दूं मैं कि अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है तो आसान हो जाएगा। तो मैं डिफाइन करूं, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। क्लियर मेरी बातें? रिपीट कर रहा हूं। द फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर मेरी बातें? चलो नोट कर दें। The physical quantity which produces electric field around it is called इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। क्लियर। अब मैं इस पर बात करूं तो इसके टाइप्स। भाई इलेक्ट्रिक चार्ज है तो टाइप्स भी तो होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप का होता है। आपको मालूम है, आप हंस भी रहोगे कि यार ये तो 9th में पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ा रहा है, लेकिन है सिलेबस में पढ़ाऊंगा ही। तो ये दो टाइप का कौन कौन सा भैया? एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज आप समझते हैं, जब एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और जब वो गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो जो दो टाइप्स हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का, इन दो टाइप्स को ये टर्म, जैसे सिंपल सी बात, ह्यूमन बीइंग कितने टाइप के? दो टाइप के, मेल और फीमेल। वैसा ही ये भी तो टर्म है, इसको भी तो किसी न किसी ने कॉइन किया होगा। तो बिल्कुल वैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को कॉइन करने वाला कौन था? तो ध्यान दीजिएगा, टर्म कॉइन बाय साइंटिस्ट, नाम है उसका बेंजामिन फ्रैंकलिन। याद रखेंगे आप नाम, ठीक है? कोई भारी चीज तो पढ़ा नहीं रहा हूं, इतना टेंशन में आ गए हो। इसी मोबाइल में जब तुम फेसबुक और व्हाट्सएप चलाते हो तब तो बड़ा एकदम लीन होके करते रहते हो। तो भैया पढ़ा रहा हूँ, उसको भी वैसे समझ लो ना। रिपीट, इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। इट इज ऑफ टू टाइप्स नेम्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। क्लियर मेरी बातें? चलिए, अब जब बोल दिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो भैया मेरे को तो बताना भी पड़ेगा ना किसको पॉजिटिव बोलूंगा और किसको नेगेटिव बोलूंगा। तो चलिए इसके एग्जाम्पल पे आते हैं, ध्यान से समझिएगा। मैं यहां पर लिख रहा हूं पॉजिटिव चार्ज और सेकंड लिख रहा हूं मैं ये नेगेटिव चार्ज।
एकदम ध्यान से, इधर उधर ध्यान नहीं रखेंगे, बिल्कुल बोर्ड पर, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो ध्यान देना, एग्जाम्पल हमको एक रेफरेंस बनाना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा, जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया जाता है, ग्लास रॉड सिल्क क्लॉथ से रब किया जाता है, तो दोनों चार्ज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो ग्लास रॉड में चार्ज बना उसको पॉजिटिव चार्ज बोला गया, और सिल्क क्लॉथ में जो चार्ज बना उसको नेगेटिव चार्ज बोला गया। लिख दूं मैं? तो ध्यान देना, ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ, जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया गया तो सिल्क क्लॉथ पर जो चार्ज आया उसको नेगेटिव चार्ज बोले, और ग्लास रॉड पर जो आया उसको पॉजिटिव चार्ज बोले। क्लियर? तो रेफरेंस यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, अरे यार इसको पॉजिटिव और उसको नेगेटिव क्यों बोले, इसको नेगेटिव उसको पॉजिटिव क्यों नहीं बोले? तो भैया मेरे बस की बात थोड़ी है भाई, ह्यूमन बीइंग में मेल एक तरह दूसरा फीमेल बोल दिया, माल उसी को पलट देता, तो आज हम दूसरा बोलते रहते हैं। तो जिसने रेफरेंस जहां से स्टार्ट हुआ है एग्जांपल, वहीं से हम कंपेयर कर करके आगे बढ़ते रहते हैं। तो हमारे बस की बात नहीं है, नॉमेनक्लेचर कोई बहुत भारी काम नहीं है वो। क्लियर? ऐसा ही सेकंड एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ध्यान देना, वूलन क्लॉथ ये और फर, इससे रब किया गया एबोनाइट रॉड को, या मैं बोलूं एक अंबर रॉड को, या मैं बोलूं रबर को, तो इनमें भी चार्ज डेवलप हुआ। तो इस क्लॉथ में जो चार्ज आया उसको पॉजिटिव चार्ज बोला गया, और इन रॉड्स में जो चार्ज आया उसको नेगेटिव चार्ज बोला गया। ये इस तरह की कहानी बन गई है। क्लियर मेरी बात है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। एक सिंपल सा बात देखूं मैं, पेन को अपने बाल से रब करके अगर पेपर के टुकड़े के पास लाए तो अट्रैक्ट करता है, क्योंकि उस समय भी इनमें चार्ज डेवलप हो जाता है। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस देखोगे आपने। ध्यान देना, सिल्क क्लॉथ कभी हवा में तेज चले तो वो स्किन से चिपक जाता है, क्योंकि स्किन और सिल्क क्लॉथ पर अपोजिट चार्ज आ जाता है। क्लियर है मेरी बातें? तो ध्यान देना, ये पार्ट आपको समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया है, एग्जाम्पल क्लियर होना चाहिए बातें। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, बता देता हूँ मैं, साइंस इस लिखे हुए लेटर्स को पढ़ना याद करना एग्जाम में लिखने का नाम नहीं है, मैं बता दूं आपको। इसको ब्रॉड लेवल पर सोचना पड़ेगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, एटम, उसमें पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज? नेगेटिव। मेरे को मालूम है सब बोलोगे। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव क्यों है? क्योंकि उसका चार्ज नेगेटिव चार्ज सिल्क क्लॉथ की जैसा है, या उसका चार्ज इस पेयर में एबोनाइट रॉड, अंबर या रबर रॉड के जैसा है। इस कारण से इलेक्ट्रॉन की चार्ज को क्या बोले? नेगेटिव। अगर मान लो मैं रेफरेंस इसका उल्टा लेता, सिल्क क्लॉथ को पॉजिटिव बोले रहते शुरुआत में और ग्लास रॉड को नेगेटिव बोले रहते, तो बेटा आज इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिवली चार्ज बोलते और प्रोटॉन को नेगेटिवली चार्ज बोलते। बट ऐसा नहीं है। रेफरेंस कैसा स्टार्ट हुआ है? नेगेटिव चार्ज सिल्क क्लॉथ को, और सिल्क क्लॉथ के जैसा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड पर बना था, तो ग्लास रॉड के जैसा प्रोटॉन है, इसका आंसर प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। ये कन्वेंशन हम फॉलो कर रहे हैं। क्लियर है मेरी बातें? चलो ठीक है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज के यूनिट पर आते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चलिए ध्यान से समझिएगा। यूनिट पर बात करें, सबको मालूम है साइंटिस्ट कूलॉम, तो साइंटिस्ट के नाम पर बना यूनिट। और आपको मालूम होगा यूनिट में जब साइंटिस्ट के नाम पर होता है तो जब पूरा लिखते हैं तो स्मॉल लेटर में लिखते हैं, और जब सिंबॉलिक लिखते हैं तो कैपिटल लेटर में। तो मैं ऐसा ही सिस्टम में यूनिट बता रहा हूँ आपको। ये देखिए कूलॉम, क्लियर, स्मॉल लेटर। और अगर सिंबॉलिक लिखूं तो इसको कैसे लिखेंगे? कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ये इसका यूनिट बन के आ जाएगा। समझ रहे मेरी बातें? चलिए अब मैं बात करूं एटम पर। अगर हम चार्ज से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन के लेन देन पर बातें होंगी, और इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करोगे तो आपको एटम को तो समझना ही पड़ेगा। तो एटम के बारे में आपको मालूम होगा, इसके दो पार्ट होते हैं, सब जानते हैं, दो पार्ट। एक रीजन को बोलते हैं हम न्यूक्लियर रीजन, न्यूक्लियर रीजन।
अरे पढ़े तो हो यार, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट 9th का भूल गए? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो हुआ था, न्यूक्लियस था बीच में और चारों तरफ न्यूक्लियस बीच में था, जो है डेंसर था, पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड था, पॉजिटिवली चार्ज था, स्मॉल था, मालूम है ना? तो बस वही न्यूक्लियर रीजन। और दूसरा था कौन सा? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। क्लियर मेरी बातें? न्यूक्लियर रीजन में क्या था ये भी आपको मालूम होगा, यहाँ पर था प्रोटॉन और यहाँ पर था न्यूट्रॉन। ये दो पार्टिकल थे, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में कौन था? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन कर रहा था सर्कुलर ऑर्बिट पर, ऐसी कुछ बातें हुई थी, वो बाद में देख लेंगे हम, ठीक। तो कितने पार्टिकल्स दिख रहे हैं? 3 पार्टिकल दिख रहे हैं। फिर से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, अगर आपको बोला जाए एटम में कितने पार्टिकल होते हैं तो आप बोलोगे 3, लेकिन मैं आपको बता देता हूं इनको सब एटॉमिक पार्टिकल बोला जाता है। आपको बता दूं मैं, सब एटॉमिक पार्टिकल एटम पर तो 30 से भी ज्यादा है, 30 प्लस सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर देयर इन एन एटम, बट हम 3 के बारे में बात करते हैं क्योंकि 3 की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और बाकी सब हाईली अनस्टेबल है। तो 3 अच्छे खासे स्टेबल है, इस कारण से इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया? फंडामेंटल पार्टिकल बोला गया। वो 9th का टॉपिक है, बुक उठा के खोल के देख लेना आप। क्लियर? फंडामेंटल पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल 3 अच्छे खासे स्टेबल हैं। अब इनके बारे में बात करूं तो प्रोटॉन के बारे में तो आपको सुना सुना सा लग रहा होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के बारे में आप जान रहे होंगे, ये नेगेटिवली चार्ज होता है, ये नेगेटिवली चार्ज। न्यूट्रॉन, अरे यार किसी को भी पूछूं न्यूट्रल टर्म लगा हुआ है तो यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा? कोई भी चार्ज नहीं होगा, नो चार्ज, या ऐसा बोलूं ये कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। क्लियर मेरी बात है? अब जब ये न्यूट्रल है तो इसका चार्ज कितना होगा? 0 कूलॉम। सही है मेरी बात है? चार्ज ही नहीं है तो भैया 0 ही तो बोलूंगा मैं। क्लियर? और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात करें प्रोटॉन पर, तो प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है याद है आपको? 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलॉम, इतने का चार्ज होता है। ये मैग्नीट्यूड है, आपने 9th में पढ़े रहे होंगे, +1 -1 वो मैग्नीट्यूड नहीं होता है, वो उसके नेचर को स्पेसिफिक चार्ज होता है। क्लियर मेरी बात है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना? 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलॉम। पॉजिटिव नेचर है तो मैं लिख देता हूँ पॉजिटिव। क्लियर? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज होता है भैया? 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलॉम। हंस रहे होगे आप, सर ने गलती कर दी। अगर गलती नहीं, क्यों बेटा? मैग्नीट्यूड अभी भी उतना ही होता है, बट नेचर कैसा है? नेगेटिव। तो मैं यहाँ पर कौन सा चार्ज लिख दूँ? माइनस लिख देता हूँ। क्लियर मेरी बात है? तो ध्यान देना, प्लस और माइनस का मतलब मैग्नीट्यूड नहीं है, वो नेचर है। मेल और फीमेल जैसा बोलते हैं ना, अलग अलग टाइप का नेचर, वैसा यहाँ पर मैग्नीट्यूड नहीं है, वो नेचर है। प्लस अलग नेचर है, माइनस उसका अपोजिट नेचर है, बट मैग्नीट्यूड दोनों का, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का क्या है? सेम है। याद रहेगा? अब न्यूमेरिकल में आपको बहुत बार जरूरत पड़ेगा इलेक्ट्रॉन के मास का, तो ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन के आगे लिख देता हूं मैं मास, इसको आप याद रखेंगे। ये होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -31 किलोग्राम, ये इसका मास होता है इलेक्ट्रॉन का। आइए अब मटेरियल क्लासिफिकेशन पर आते हैं कि वो चार्जेस को फ्लो होने देता है कि नहीं होने देता है। क्लियर? तो मैं लिख दूं क्लासिफिकेशन of material on the basis of कंडक्शन, कि वो चार्ज को कंडक्ट होने दे रहा है कि नहीं। देखिए ये सारी चीजें आपके बिल्कुल नॉलेज में होगा, आपने 7, 8, 9, 10 तो अभी 9 तक कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। तो चलिए फर्स्ट टाइप पे आता हूँ जिसको हम बोलते हैं कंडक्टर। अरे भैया सबको समझ में आ रहा है यार कंडक्टर क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, कंडक्टर किसको बोलते हैं? द मटेरियल विच अलाउ द चार्जेस टू फ्लो थ्रू इटसेल्फ, जिसमें से चार्ज फ्लो हो सके, जिसमें से करंट फ्लो हो सके, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। तो मैं लिख दूं द मटेरियल्स
which allow the charges to flow through itself, उसको हम बोलेंगे कंडक्टर। अब इसके एग्जाम्पल पे आए तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं सॉलिड एग्जाम्पल पे आऊं तो ध्यान देना, जितने मेटल हैं, मेटल सॉलिड, वो सारे क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। ठीक है। सेकंड बात करें हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्ट, इस पर अगर हम बात करें तो ध्यान देना, इसके 3 फेज आप जानते होंगे। एक होता है सॉलिड फेज, एक होता है मोल्टेन, ये ध्यान देना, मोल्टेन मतलब वाटर सॉल्यूशन नहीं है, वो अपने आप में मेल्ट है, और एक है एक्वस सॉल्यूशन। ये 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्ट। तो इसमें ध्यान देना, जो सॉलिड होता है वो होता है नॉन कंडक्टिंग। अब यार नॉन कंडक्टिंग क्यों होता है, क्योंकि चार्जेस तो फ्री नहीं है मूव करने के लिए, और चार्ज फ्री नहीं है मूव करने के लिए, इसका मतलब वो नॉन कंडक्टर, करंट फ्लो ही नहीं होगा। मोल्टेन और एक्वस के केस में अगर हम देखें तो चार्जेस अब फ्री हो गया मूव करने के लिए, इसका मतलब अब ये कंडक्टर बन जाएगा। तो मैं इसको लिख देता हूं, ये होंगे कंडक्टिंग। क्लियर। जैसे एग्जांपल देखना चाहो तो ये मैं लिख देता हूं यार, NaCl, ये तो मेटल का एग्जांपल अगर आप जानना चाहें, चलो लिख दूं मैं, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। समझ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मेटल और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्ट इन मोल्टेन एंड एक्वस कंडीशन, ये कंडक्टिंग होते हैं, जो अपने में से चार्ज को फ्लो होने देते हैं। अब इसी में मैं थोड़ा सा एक बात और कर लूं, चार्ज कैरियर कौन है, चार्ज कैरियर कौन है, जो चार्ज फ्लो हो रहा है, कौन है जो फ्लो हो रहा है। ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना, यहां होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये चार्ज कैरियर होता है। ये समझ गया ना। ठीक। अब मैं आता हूं ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज अराइज कैसे होता है, बनता कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ज्यादा टफ नहीं है, ये आप समझते हैं अच्छे से। देखिएगा ध्यान से, मैंने ये एक ऑब्जेक्ट लिया A, ये मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट लिया B, समझ रहे हैं आप। इन दोनों को मैंने फ्रिक्शन एक दूसरे में रब किया, तो फ्रिक्शन किया तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। सपोज मैंने माना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इधर हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो भैया जब इधर से इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो आफ्टर दिस ट्रांसफरेंस देखिएगा ए पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो कम हो जाएगा ना, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्लियर। बी पर बात करें तो बी को देखिए आप, यहां पर ये तो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, क्या इलेक्ट्रॉन रिच। अब इलेक्ट्रॉन कम हो गया है तो निश्चित रूप से इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज, और ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड। ये इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज का। ध्यान दीजिएगा, जब फ्रिक्शन किया हूं तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है। क्लियर मेरी बातें। अगर दो ऑब्जेक्ट अलग अलग एयर में हैं तो एयर नॉन कंडक्टिंग होता है, तो एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट पर नहीं जा सकता, क्योंकि एयर नॉन कंडक्टिंग है। जब दोनों कांटेक्ट में आएंगे तभी ये पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो। क्लियर। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक सर्टेन वैल्यू से बढ़ जाता है, उस केस में एयर भी कंडक्टिंग हो जाता है, और एयर जब कंडक्टिंग होता है तो वहां पर भी चार्ज का डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। इसके एक एग्जांपल बता दूं मैं, क्लाउड चार्ज्ड है, जब क्लाउड टकराते हैं तो वहां पर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और वो चार्ज अर्थ को डिफ्यूज हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं लाइटनिंग, और जिसके कारण से इलेक्ट्रिक चार्ज अर्थ को फ्लो होता है, जो आपको लाइटनिंग
के फॉर्म में दिखता है। ये समझ गए आप। चलिए अब मैं बात करता हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इस पर बात करते हैं। ये फर्स्ट जो बातें आप जानते हैं मैं उसी पर डिस्कशन करूंगा। मुझे आप बताइए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन, अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच सिमिलर चार्ज रिपल्शन। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच सिमिलर चार्ज रिपल्शन। बोल तो दिए यार, सिमिलर चार्जेस रिपेल करेंगे और डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। मैं नोट कर देता हूं, सिमिलर चार्जेस repels and dissimilar charges attract together। क्लियर है मेरी बातें? चलिए देख लीजिए, ये देखो मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ये मैंने लिखा पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये मैंने लिखा पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। आंसर करिएगा, नेगेटिव नेगेटिव सिमिलर चार्ज लाइक चार्जेस, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्लियर, रिपल्शन होगा। लाइक चार्जेस सिमिलर चार्जेस अभी भी रिपल्शन होगा, तो एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या आया? रिपल्शन, यहाँ पर क्या हुआ? रिपल्शन। बट प्लस और माइनस अपोजिट चार्जेस हैं तो अट्रैक्शन होगा। तो इस जगह पर ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। समझ में आ रही बात है? तो मैं लिख दूं फाइनली लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टुगेदर, अट्रैक्ट टुगेदर। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक पर आता हूं। ये देखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। साइंस में ऐसा है कि कुछ बना बुनाया नहीं मिलता, उसके बाद हम लॉजिक लगाना पड़ता है, उसको खुद बनाना पड़ता है। ठीक है, आप समझिएगा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व होगा। अरे भैया 9th में 2 टॉपिक पढ़ के आया हो कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लियर मेरी बात है? चलिए सुनिएगा, कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल इनिशियल मास इक्वल्स टू टोटल फाइनल मास। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, if external force is 0 then total initial linear momentum equals to total final momentum, final linear momentum। इलेक्ट्रिक चार्ज के केस में भी वैसा ही कुछ होगा, टोटल इनिशियल इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल्स टू टोटल फाइनल इलेक्ट्रिक चार्ज। लेकिन कब? जब इलेक्ट्रिक चार्ज का लेन देन नहीं हो रहा होगा तब, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम होगा तब, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर मेरी बात है? लिख देता हूं इसको, in case of electrically isolated system, the total charge remain always constant। In case of electrically isolated system, the total electric charge remain always constant, हमेशा constant होगा। समझ गया है? टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज constant होगा कब? जब चार्ज का एक्सटर्नल सराउंडिंग से कोई लेन देन नहीं होगा, मतलब वो सिस्टम इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होगा तब। क्लियर? चलिए थर्ड आता हूं मैं, कैरेक्टरिस्टिक ये है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इस पर आता है। अभी तक बढ़िया लग रहा होगा, बड़ा थ्योरी पढ़ रहे हैं यार, मजा आ रहा है, याद हो रहा है, लग रहा होगा आपको बेटा आ गया न्यूमेरिकल।
और यहीं से आएगा न्यूमेरिकल, आपको बता देता हूँ मैं। तो थोड़ा सा सारे सेंसेस जो हैं तुम्हारे बॉडी में उसको लगा दो कंसंट्रेट करने में। वैसे तुम बहुत तेज तर्रार हो यार, 10th पास नहीं हुए, मोबाइल ऑपरेट करना आ रहा है। हमारे ज़माने में मोबाइल छुए नहीं थे बेटा। चलो देखें क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टार्ट करें। थोड़ा सा सोच लो, एक ऑब्जेक्ट कब चार्ज होता है? जब इलेक्ट्रॉन लेगा तब या देगा तब? तो भैया लिया तो इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव, दिया तो इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव, सही है। एक इलेक्ट्रॉन लिया तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव, दो लिया तो दो इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव, तीन लिया तो तीन इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव। मतलब यार एक बात तो क्लियर है कि किसी ऑब्जेक्ट पर टोटल चार्ज कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज का 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम और होल नंबर मल्टीपल। समझ गए? बस वही है क्वांटाइजेशन। तो लिख दें, the total electric charge of an object is always equal to the whole number multiple of charge of an electron or a proton। ठीक, लिखूं मैं, टोटल चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का होल नंबर मल्टीपल होगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोलने का मतलब कितना? 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम। प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, वो नेचर होता है। ठीक, ये कूलम। n का वैल्यू कितना? होल नंबर मल्टीपल, तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन लिया होगा तो माइनस होगा और दिया होगा तो ये प्लस में होगा। ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। टोटल चार्ज एक ऑब्जेक्ट पर कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का होल नंबर मल्टीपल। अगर इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो प्लस में होगा और लिया होगा तो माइनस में होगा। तो एक बार फास्ट रिपीट कर देता हूँ, फिर समझाऊंगा नहीं भैया, जो लिखा उसी को बोलते जाऊंगा। ध्यान दीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट, सिमिलर चार्जेस रिपेल करेंगे, डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? कंजर्वेशन, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज कांस्टेंट होगा। कब? जब वो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम में होगा तब। क्वांटाइजेशन, किसी ऑब्जेक्ट पर टोटल चार्ज कितना होगा? इलेक्ट्रॉन मैग्नीट्यूड बस बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का होल नंबर मल्टीपल। नेचर क्या होगा? दिया होगा इलेक्ट्रॉन तो प्लस में और लिया होगा तो माइनस में। क्लियर? नोट करिए। अब मैं समझता हूँ कि आप इलेक्ट्रिक चार्ज को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद अब स्टार्ट करते हैं ब्रांच इलेक्ट्रिसिटी पर। इलेक्ट्रिसिटी हेडिंग है, इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, तो इसी पर डिस्कशन कर लेते हैं। मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी आप सब जानते हैं क्या होता है, ठीक है? सुना सुना सा लग रहा है कि देखा देखा सा लग रहा है कि छुआ छुआ सा लग रहा है? मुझे बताइए। तो बता दूं, देखा देखा सा तो नहीं लग रहा होगा, सुना सुना सा लग रहा होगा और छुआ छुआ सा लग रहा होगा। थोड़ा सा याद कर लो, आँख कान बंद हो जाता है जब कभी स्विच ऑन रहे और तार को छू दें। तो वही इलेक्ट्रिसिटी है। ये तो आपके घर के बोलचाल की भाषा में हमेशा सुने हो आपने, ठीक है? क्लियर ना? तो अब मैं उसको बेसिक कॉन्सेप्ट से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। तो ध्यान देना, इलेक्ट्रिसिटी इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of electric charges। इलेक्ट्रिक चार्ज के स्टडी को ही क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। तो मैं लिख दूं, चलिए देखिए, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of phenomena related with electric charge।
ये इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड फिनोमेना का स्टडी फिजिक्स के जिस ब्रांच में होता है दैट ब्रांच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? अब इसका फिर से ब्रांच है, दो ब्रांच, टू ब्रांचेस। एक को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरे को बोला जाता है इलेक्ट्रो डायनेमिक्स। ये दूसरा हो गया, दो ब्रांच है। क्लियर? स्टैटिक चार्ज रेस्ट पर होगा, डायनेमिक चार्ज मोशन पे होगा। ठीक है, तो ध्यान देना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन। बस दो ही बातें क्लियर है, लिख दूं मैं? तो ध्यान देना, इट इज अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी which deals with the study of effect of electric charges at rest। क्लियर मेरी बात है? इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोला जाता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और ध्यान दीजिएगा, दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे में फ्रिक्शन करने पर बना था, इसी कारण से इसको क्या बोला जाता है, एक और नाम है इसी का, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर यहां तक? चलिए उधर चले फिर से। ब्रांच ऑफ electricity which deals with the study of effects of electric charges in motion। ये हो गया। इसका एक और नाम, इसको बोला जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो दोनों बातें आप समझ जाइएगा, चार्ज रेस्ट पर है और उसका जो अफेक्ट होगा उससे रिलेटेड फिनोमेना होगा, और उस चार्ज का जो स्टडी होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज मूव कर रहा है, और ध्यान दीजिए चार्ज मूव कर रहा है मतलब वो तो करंट बन गया, इलेक्ट्रिक करंट है ना वही तो चार्ज अगर मूव कर रहा है तो उससे रिलेटेड अफेक्ट, उससे रिलेटेड फिनोमेना और उस चार्जेस के स्टडी को हम किस में देखेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज आल्सो नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि चार्जेस अराइज होता है बिकॉज ऑफ म्यूचुअल फ्रिक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? चलिए नोट करिए, समझ आ गया? यहाँ मोल्टन और एक्वस, इसमें अगर मैं बात करूं कि चार्ज कैरियर कौन है, तो ध्यान दीजिएगा, NaCl याद कर लो ना यार, Na प्लस और Cl माइनस। तो यहां पर होते हैं पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को बोलते हैं कैटायन और नेगेटिव आयन को बोलते हैं एनायन, या सिंपली मैं बोल दूं आयंस। समझ में आ रहा है? तो इन दोनों केसेस में कौन होंगे चार्ज कैरियर? आयन होंगे, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। ये भी समझ में आ गया। चलिए सेकेंड, इस पर आता हूं। ये है इंसुलेटर। इंसुलेटर नाम सुने होंगे, जो अपने में से चार्ज को फ्लो होने नहीं देगा, जिसमें से करंट ही फ्लो नहीं होगा। ठीक, तो द मटेरियल which do not allow the charges to flow through itself
अपने में चार्ज को फ्लो करने नहीं देगा। अब इसके एग्जाम्पल पर अगर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, नॉन मेटल जितने आप जानते हैं वो सब, जैसे मैं लिख दूं कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा, ये सारे नॉन मेटल जो होंगे वो नॉन कंडक्टिंग होंगे या इंसुलेटर होंगे। इनके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे प्लास्टिक हो गया, जैसे वुडन ब्लॉक कोई सा भी ले लो, ये सब नॉन कंडक्टिंग होंगे। और ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं नॉन मेटल पर, तो इसमें एक एक्सेप्शन है और वो है ग्रेफाइट, जो आप बहुत अच्छे से जानते हो, ग्रेफाइट कंडक्टिंग होता है। समझ में आ रहा है? इनके अलावा एक थर्ड एग्जांपल और लिख दूं मैं, जो आपको पता होना चाहिए, और वो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर के बारे में सिर्फ इतना जानिए कि उसका कंडक्टेंस कंडक्टर से कम होता है, इंसुलेटर से ज्यादा होता है, मतलब इन बिटवीन टाइप का या इंटरमीडिएट टाइप का कंडक्शन होता है। ठीक है, तो ध्यान दें, सेमीकंडक्टर का इट हैज कंडक्टेंस lesser than metal conductor but greater than insulator। ये कंडक्टर से कम होता है इसका कंडक्टेंस और इंसुलेटर से ज्यादा होता है। अब इसके दो टाइप्स हैं, इसको ध्यान रखिएगा। एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, 12th में जाने के बाद पढ़ोगे आप इसको डिटेल में, और एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। समझ आ रहा है? चलिए एक बार फास्ट रिपीट करें। मटेरियल कितना टाइप का? दो टाइप का, वो तो इंटरमीडिएट है। कंडक्टर, इंसुलेटर। कंडक्टर जो फ्लो होने देगा, इंसुलेटर जो फ्लो होने नहीं देगा। ठीक है। सेमीकंडक्टर जिसका कंडक्शन या कंडक्टेंस इन बिटवीन होता है, लेसर देन कंडक्टर बट ग्रेटर देन इंसुलेटर होता है। दो टाइप का होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर? नोट करिए। आइए अगले टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्जेस। तो बताइए, प्लस और प्लस के बीच रिपल्शन फोर्स, माइनस और माइनस के बीच में रिपल्शन फोर्स, प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स। तो भैया नेचर तो बता दिया तुमने, अट्रैक्शन और रिपल्शन। मैग्नीट्यूड कौन बताएगा? तो हम मैग्नीट्यूड पर बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस फोर्स को हमने नाम दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको और एक नाम दिया गया कूलॉम्ब फोर्स। ये कौन सा फोर्स है? जो एग्जिस्ट करता है बिटवीन द चार्जेस के बीच में एग्जिस्ट करेगा, उसको हमने बोला कूलॉम्ब फोर्स। ठीक है। इसके लिए कूलॉम्ब्स लॉ आपको पता होना चाहिए। कूलॉम्ब्स लॉ मैं लिख देता हूं, उसके बाद में समझाऊंगा आपको। ठीक है। द कूलॉम्ब फोर्स between two charges is directly proportional to the product of magnitude of electric charges and inversely proportional to the square of the distance between the charges। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के,
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ, ध्यान दीजिए, ये मैंने एक चार्ज लिया Q1, प्लस माइनस की बात ही नहीं करेंगे, देख लेंगे बाद में जो मैग्नीट्यूड होगा। इससे r डिस्टेंस पर दूसरा चार्ज है जिसको मैंने Q2 बोला, Q1 और Q2 r डिस्टेंस पर। अब नेचर वो डिपेंड करता है कि इनका नेचर कैसा है, प्लस प्लस होगा तो रिपल्शन, माइनस माइनस होगा तो रिपल्शन, प्लस माइनस होगा तो अट्रैक्शन, वो आपको मालूम है। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, कूलॉम फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। देख लीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो इसमें आपको प्लस या माइनस नहीं लगाना है, आपको सिर्फ वैल्यू लिखना है, कितना है उसका वैल्यू। And this force is inversely proportional to the square of the distance between the charges, r square। दोनों को कंबाइन कर दें तो क्या बनेगा, F is directly proportional to Q1 Q2 divided by r square। कांस्टेंट लगा दें तो F equals to Q1 Q2 upon r square, और ये कांस्टेंट लगाया मैंने K, इस K को बोला जाता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और ध्यान से देखिएगा, अगर आप एयर में सॉल्व कर रहे हैं या वैक्यूम में, और ऐसा ही सिस्टम में सॉल्व करें तो इसका वैल्यू भी बता दूं, इन एयर और वैक्यूम एंड इन SI सिस्टम दिस K is equals to 9 into 10 to the power of 9। तो फिर से वापस फॉर्मूला को बना लूं मैं ऐसा, फोर्स इज इक्वल्स टू K 9 into 10 to the power of 9 into Q1 Q2 upon R स्क्वायर। और ध्यान रखिएगा ऐसा ही सिस्टम में है तो फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। और कौन से मीडियम के लिए, इन वैक्यूम और एयर, इस केस में। तो ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए, समझ रहे हैं। तो ध्यान देना, इस पे वो चार्ज जितना फोर्स लगा रहा है उस पर ये चार्ज भी उतना ही फोर्स लगा रहा है, मतलब दोनों का फोर्स एक दूसरे पर बराबर लग रहा है। ये तो वही बात हो गई, अर्थ मुझे जितने फोर्स से पुल कर रहा है मैं भी अर्थ को उतने ही से पुल कर रहा हूँ, मतलब हम दोनों एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। ये वो भारी है, उसका मास ज्यादा है तो मेरी तरफ नहीं खिंचा पाता, मेरा मास कम है तो मैं उसकी तरफ ज्यादा डिस्प्लेस होता हूँ। क्लियर। तो फिर यहाँ पर दोनों एक दूसरे पर बराबर फोर्स लगाते। मैं बोलूँ Q1 को, भैया तेरे ऊपर कितना फोर्स लगाया, F1। इसको पूछा मैंने तेरे ऊपर कितना फोर्स लगा, F2, तो मैं बोलूंगा भैया F1 इज इक्वल्स टू F2। समझ गए आप, ठीक है। चलिए फिर मैं एक छोटा सा टॉपिक डिस्कशन करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको शो करते हैं E से शो करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन कर दें, the force experienced by unit positive charge at any point is called electric field intensity at that point। ये फोर्स भी कौन सा होगा, इसको भी मैं बता दूं, ये इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। ठीक, किसी भी पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो जैसे मैंने यहां पर एक चार्ज देखा Q और इसने एक्सपीरियंस किया फोर्स F, Q चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड F, देन इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E नोटेशन कितना होगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड अपॉन अमाउंट ऑफ चार्ज, ये हो जाएगा। तो यहीं से इसका यूनिट भी बना लें, तो यूनिट आप ध्यान से देखिएगा, न्यूटन कूलॉम, तो ये बन गया न्यूटन पर कूलॉम, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है।
अब फिर से एक और जरूरी बात, इसका डायरेक्शन भी होगा, ये डायरेक्शन देखिएगा, डायरेक्शन कैसे, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और इधर फोर्स लग रहा है तो ध्यान देना उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज पर जिस तरफ फोर्स लगता है उधर ही फील्ड इंटेंसिटी होता है। क्लियर? अगर ये नेगेटिव चार्ज है और इधर फोर्स लग रहा है तो निश्चित रूप से इंटेंसिटी अपोजिट होगा। रिपीट कर रहा हूं, ये कन्वेंशन में तुमने पॉजिटिव लिया ना, इसका से पॉजिटिव पर फोर्स लगे उधर ही ई होगा और नेगेटिव पर फोर्स लगे उसके अपोजिट ई होगा। क्लियर? चलो एक बार फास्ट रिपीट करें, ध्यान देना, न्यूमेरिकल पार्ट है ये, ध्यान से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलॉम फोर्स, this force is directly proportional to the product of magnitude of electric charges and inversely proportional to the square of the distance between the charges. Combine किया, proportionality constant आया, the value in air in SI system is 9 into 10 to the power of 9 k का, तो मैंने k का वैल्यू रख दिया, ये बन गया। जब SI सिस्टम है तो न्यूटन, और कब होगा ये, एयर या वैक्यूम के केस में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर बात करें तो इट इज फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। Electric force experienced by unit positive charge at any point is called electric field intensity at that point. तो ये फार्मूला बन गया, ये यूनिट बन गया, न्यूटन कूलॉम से न्यूटन पर कूलॉम। डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इधर उधर इंटेंसिटी, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इधर उसके अपोजिट इंटेंसिटी होगा। क्लियर? आपको नोट करिए। आइए अब बात करें न्यूमेरिकल पर, इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स पर। चलिए देखते हैं, मैंने न्यूमेरिकल्स यहाँ पर लिख दिया हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। इससे पहले कि मैं सॉल्व करूँ आप वीडियो पॉज करिए और खुद सॉल्व करके देख लीजिए, सॉल्व हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मैं तो सोल्यूशन दे ही रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं सबसे पहले सॉल्व करूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। फर्स्ट चेक करें, फाइंड टोटल चार्ज ऑन 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन्स पर टोटल चार्ज कितना होगा। तो जहां भी टोटल चार्ज की बारी आएगी मैं तो क्वांटाइजेशन लगाऊंगा भैया, तो ये कौन सा हो गया, Q टोटल इक्वल्स टू प्लस और माइनस n इंटू ई, ये तो आपको मालूम है। चलिए फिर से लिख लें, प्लस और माइनस नेचर है, टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन मतलब नेचर कौन सा, माइनस, नेगेटिव, n नंबर कितने 10 इंटू ई वैल्यू, क्वांटाइजेशन वाला थ्योरी देख लेना आप, 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19 कूलॉम। अब यहाँ माइनस नहीं लगाते ना, मैंने सिर्फ वैल्यू लिखने बोला था, प्लस माइनस लिखने नहीं बोला था मैंने। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा, माइनस नेगेटिव चार्ज के साथ होगा 1.6 इंटू माइनस 19 और ये 1 मिला के हो गया 10 टू द पावर ऑफ माइनस 18 कूलॉम। समझ में आ गया क्या? तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन पर टोटल चार्ज कितना होगा नेगेटिव नेचर में, 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 18 कूलॉम। बहुत ही क्वेश्चन। सेकेंड सोल्यूशन, सेकेंड, चलिए इस पर बात करें। टोटल चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, भैया 9 थोड़ा सा आ गया है, ध्यान देना। 1 मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23, इतना। जैसे डजन में 12 होता है ना, वैसे 1 मोल में इतना होता है। ये तो आप पढ़े हो, झूठ नहीं बोलना। ऐसा है कि तुम YouTube में पढ़ रहे हो तो तुम्हारी बात मुझे नहीं सुनाई आ रही, मतलब कुछ भी बोलोगे। अरे नालायकों, साइंस के टीचर जो होते हैं ना वो बहुत बड़े तांत्रिक होते हैं, सब समझ में आता है। रेडिएशन आ रहा है मेरे तक, ध्यान से। 1 मोल में इतने नंबर होते हैं, इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए, N0 से शो करते थे हम, याद आया? ठीक है, इतना। तो अब भी टोटल चार्ज पूछ रहा है यार, ये क्या है यार, इजी क्वेश्चन है, तुम तो ऐसे ही बना दोगे, प्लस और माइनस एन ई। नेचर इलेक्ट्रॉन बोला है तो माइनस एन नंबर इतने, कितना 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 इंटू ई का वैल्यू, प्लस माइनस नहीं लगाना है, सिर्फ वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19 कूलॉम में आ रहा है, तो ये हो गया माइनस। और इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 6.022 इंटू 1.6 इंटू इसको सॉल्व करोगे तो 10 टू द पावर ऑफ 4 कूलॉम। इसको इंटू करोगे तो ये लगभग हो जाता है 96500 कूलॉम, इतना होता है अप्रोक्सीमेट। ये मेरे को याद है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो रट के बैठा हूँ, ये तुमको पढ़ाना भी तो पड़ेगा मेरे को। तो ध्यान देना 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है।
और आपको बता दूं 96500 कूलॉम इक्वल्स टू 1 फैराडे बोला जाता है, जिसको शो करते हैं 1F से शो किया जाता है। ये फैक्टर याद रखिएगा। तो आपने इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट कौन सा पढ़े हो? कूलॉम। एक और यूनिट फैराडे, 1 फैराडे इक्वल्स टू 96500 कूलॉम। ठीक, तो मैं इसको लिख सकता हूं इक्वल्स टू -1 फैराडे भी बोल सकता हूं। तो यार सिंपल सा बात, ध्यान देना, थोड़ा स्मार्ट स्टूडेंट बने। कैसे? कोई आपको पूछे 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज, 96, ऐसा नहीं बोला, -1 फैराडे। 1 मोल प्रोटॉन पर कितना चार्ज, +1 फैराडे, क्योंकि ये तो इतना ही रहेगा ना। समझ में आ गया? या कूलॉम में बताना होगा तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर -96500 कूलॉम, 1 मोल प्रोटॉन पर कितना चार्ज, +96500 कूलॉम, ये होगा। ये भी समझ में आ गया आपको? चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, यहीं पर बना देते हैं, जगह नहीं है। सॉल्यूशन थर्ड, एन ऑब्जेक्ट रिलीजेस 10 ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। रिलीज किया मतलब नेचर हो गया पॉजिटिव। बहुत बढ़िया यार, इंटेलिजेंट होगा तुम सब। देखें तो यहां पर होगा Q टोटल इक्वल्स टू ±NE, रिलीज कर रहा है तो +N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 तो दिया है, इंटू E का वैल्यू कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, तो ये हो गया +1.6 इंटू 10⁻18 कूलॉम। इतने का चार्ज बन गया। ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। एंड मास चेंज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, कितना मास बदलेगा, तो भैया इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो मास डिक्रीज होगा, रिलीज कर रहा है तो कितना डिक्रीज होगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर डिक्रीज होगा। तो मैं लिख दूं मास चेंज कितना होगा, 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो 10 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखाया हूं मैं, तो ये होगा 10 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, तो ये हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻, ये हो जाएगा 30 किलोग्राम। इतने का मास चेंज होगा, और इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है तो इतने का मास डिक्रीज होगा, डिक्रीजेस। ये समझ में आ गया सबको? चलिए नोट करिए, आइए आगे बढ़े न्यूमेरिकल में। तो ये फोर्थ न्यूमेरिकल, चलिए चेक करें। एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, और इनके बीच का डिस्टेंस 1.6 मीटर दिया हुआ है, तो इनके बीच का फोर्स बताना है। ठीक है, चलिए तो जो जो वैल्यू जरूरत पड़ेगा उसको हम पहले लिख लें। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, नेगेटिव नेचर। चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, पॉजिटिव नेचर। एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस दैट इज 1.6 मीटर। ये सबको समझ में आ रहा है? अब मैं फोर्स का फॉर्मूला लगा दूं, तो फोर्स का फॉर्मूला K इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। सही है? अब ऐसा ही सिस्टम में सॉल्व करूंगा मैं, और जब क्वेश्चन में बोला नहीं है तो एयर का मीडियम मान के चलना। तो K का वैल्यू याद करिए, बताया हूं आपको, 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2, चार्ज। मैग्नीट्यूड लिखना, वैल्यू लिखना है, नेचर में लिखना है, तो कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, चार्ज 1 चार्ज 2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर दैट इज 1.6 स्क्वायर। आंसर किस में आ रहा है? न्यूटन में। ऐसा ही सिस्टम में सॉल्व कर रहे हो आप, मीडियम एयर माने हो। क्वेश्चन में नहीं बोला है मत बोलना, नहीं बोला तो भी आप क्या मानोगे, एयर। बोल देता तो मैं किस मीडियम में मानता। अब सॉल्व कर ले, तो ये देखिए ये टर्म तो कैंसिल हो गया शायद, तो क्या रह गया 9 इंटू 10⁻9 इंटू, इन दोनों को इंटू कर लो तो क्या बनेगा -38 न्यूटन। और सॉल्व करें तो 9 इंटू 10⁻⁻29 न्यूटन। इतने का फोर्स होगा इन दोनों के बीच में। अब ध्यान देना, दोनों अपोजिट नेचर के हैं, प्लस माइनस, तो इनके बीच में कौन सा होगा, अट्रैक्शन होगा। तो इतने न्यूटन का इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। समझ में आ गया? चलिए अगला बनाएं, क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ देखिए।
द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ कूलॉम फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्जेस ऑफ 1 कूलॉम प्लेस्ड एट 1 मीटर अपार्ट। ठीक है, चलिए तो फिर से वही बात, Q1 Q2 आर डिस्टेंस, एयर मान के चलेंगे तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, K इंटू Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर होगा। अब इसको सॉल्व करें तो F इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 इसका वैल्यू इंटू Q1 Q2 चार्ज, आइडेंटिकल चार्ज ऑफ 1 कूलॉम, तो 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस इज ऑफ 1 मीटर तो 1 स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सब 1 हो गया ये, तो आपका फोर्स कितने का बनेगा, 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 न्यूटन का फोर्स बन रहा है। और फिर ध्यान दीजिएगा आइडेंटिकल चार्ज बोल रहा है तो नेचर भी सेम होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम है, और नेचर सेम है तो सिमिलर चार्ज है, इसका अर्थ उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो इनका नेचर कैसा होगा, रिपल्सिव नेचर के होंगे, रिपल्शन। क्लियर, चलिए नोट करिए।